हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय अर्जुन सिद्ध में हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास की इस कड़ी में 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे। तो टॉपिक रहेगा हमारा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की अगर मूल बातें देखें तो इसमें जो वायसराय थे, भारत के वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। ये मुगल शासक होने के साथ साथ 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता भी थे। मूल जो नेतृत्वकर्ता थे, मूल नेतृत्वकर्ता जो थे उनका नाम था बख्त खां। कौन थे? बख्त खां, जो बहादुर शाह जफर के ही सहयोगी थे। तो अब अपन आगे देखेंगे किस प्रकार या किन कारणों से 1857 की क्रांति जो एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बना, वो किन कारणों से घटित हुआ। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इनके जो कुछ कारण हैं, जिनमें अपन देखेंगे जो पहला रहेगा वो रहेगा राजनीतिक कारण। क्या रहेगा? राजनीतिक कारण। इन कारणों में सबसे पहले जो आता है वो वेलेजली की सहायक संधियाँ। वेलेजली की सहायक संधियाँ। वेलेजली का कार्यकाल भारत में 1798 से लेकर 1805 तक था। वेलेजली ने कुछ सहायक संधियाँ करी थी। इन सहायक संधियों में कुछ शर्तें थी। उन शर्तों में क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों के साथ में संधियाँ की। संधियाँ क्यों की गई? क्योंकि जो भारतीय रियासतें थी या जो स्थानीय जो शासक थे, उन शासकों पे मराठाओं या कुछ अन्य जातियां लूट मार का काम करती थी, जिससे इनकी धन संपदा खतरे में पड़ गई थी भारतीय राजाओं के। तो इसका फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और इस सहायक संधियों में कुछ शर्तें रखी गई कि पहली जो शर्त ये है कि जो स्थानीय शासक है उनकी सेनाओं को विघटन करना पड़ेगा या उनकी सेना को बर्खास्त करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना अपने पास रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ क्या था कि जो जितना भी जो खर्चा आएगा, उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी जो सेना का खर्चा आएगा, उन खर्चाओं का वहन भी स्थानीय शासक या सम्मानित राजा करेगा। और अगर वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाता तो वो संबंधित जो रियासत है उसका एक हिस्सा या एक भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। बदले में क्या था? बदले में ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बाहरी आक्रमणों से उन शासकों की रक्षा करती थी। और साथ ही साथ क्या था कि इन शर्तों में ये था कि भाई कोई भी शासक अपने नज़दीकी रियासत का जो राजा है उससे किसी भी प्रकार से संधि नहीं कर सकता और ना ही वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकता है। तो सबसे पहली जो आपकी सहायक संधि करती है रियासत वो थी हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद करती है कब? 1798 में। कब करती है? 1798 में। ये थी वेलेजली की सहायक संधियाँ। उसके बाद में डलहौजी की हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा आपको सामने देखने को मिलेगी। तो डलहौजी की हड़प नीति या इससे गोद निषेध प्रथा या इसे व्यक्तिगत नीति भी के नाम से भी जाना जाता है। तो डलहौजी की हड़प नीति में ये था कि अगर
किसी भी राजा के अगर संतान नहीं है तो वो अपने भाई का जो पुत्र है उसको गोद नहीं ले सकती। और राजा की मृत्यु के बाद क्या था कि जो संबंधित जो रियासत है उस रियासत पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाएगा, जिसमें इस हड़प नीति के तहत सबसे पहले अंग्रेजों ने सतारा को अधिग्रहण किया। कब? 1848 में। फिर किया जेतपुर को, किया 1849 में। फिर आता है बाघाट, कब किया? 1850 को। उसके बाद में करते हैं उदयपुर को, कब? तो 1852 को। उसके बाद में किसको करते हैं? झांसी को, कब करते हैं? 1853 को। फिर आता है आपका नागपुर, कब? 1854। और अंतिम आता है अवध, कब करते हैं? 1856 को। अवध एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसको कुप्रशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने इसको अधिग्रहण किया था। तो सतारा के जो राजा शासक थे वो थे राणोली बापू। और राणोली बापू का जो योगदान है वो आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो ये थे राजनीतिक कारण। अब अपन पढ़ेंगे आर्थिक कारण। दूसरा अपना कारण रहेगा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में क्या थी कि अंग्रेजों ने कुछ भू राजस्व नीतियां लागू करी थी। कौन सी नीतियां? भू राजस्व की नीतियां अंग्रेजों ने लागू करी थी, जिनमें जो सबसे पहली थी वो 1793 में लागू करी थी कॉर्नवालिस ने। किसने करी थी? कॉर्नवालिस ने। और कॉर्नवालिस द्वारा जो नीति लागू करी गई थी उसका नाम है स्थायी बंदोबस्त। फिर क्या था? उसके बाद में जो नीति आई थी वो आई थी 1822 में। कौन सी? महलवाड़ी, जो उत्तर भारत में, जो कहाँ थी? उत्तर भारत में लागू की गई थी। ये जो स्थायी बंदोबस्त थी ये नीति अंग्रेजों ने बंगाल में लागू करी थी। और उसके बाद में नीति आई थी रैयतवाड़ी जो लागू करी थी वो करी थी दक्षिण भारत में। इसके साथ साथ क्या था कि अंग्रेजों ने जो भारतीय कुटीर उद्योग था उनको नष्ट कर दिया। और उसके साथ साथ क्या होता है कि अंग्रेजों ने नील के उत्पादन में भारतीय किसानों को उच्च ब्याज दरों में पैसे दिए। और उन पैसों को अगर तय समय से पहले या तय समय तक अगर अंग्रेजों को जमा नहीं करवाया जाता था तो उनकी जो ज़मीनें थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चली जाती थी। तो ये सब कारण आर्थिक कारणों में थे। उसके बाद में अपन देखें तो धार्मिक कारण। कौन से? धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में क्या थे? तो लॉर्ड कैनिंग ने एक एक्ट पास किया था 1856 में, धार्मिक नियोग्यता बिल। इस बिल के तहत क्या था कि भारतीय जो लोग थे उन लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ईसाई मिशनरियों ने ये कहा कि अगर आप हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म को त्याग कर अगर आप ईसाई धर्म को अपनाते हो तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी पैतृक संपत्ति है उस पैतृक संपत्ति पे आपका अधिकार रहेगा। और साथ ही साथ सैनिक या शिक्षा में भी
इनको प्राथमिकता दी जाएगी। सैनिकों में मतलब ये था कि अगर आपका हवलदार के पद पे अगर चयन हुआ था तो भारतीय जो सैनिक थे उनको ताउम्र उसी पद पे रहना पड़ता था और साथ ही साथ उनका शोषण भी किया जाता था। अगर वो ईसाई धर्म को ग्रहण कर लेते हैं तो क्या होता था कि उनको समय समय पे प्रमोशन देके उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जा सकती थी। ये प्रलोभन भारतीय सैनिकों या भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। इसके साथ साथ क्या था कि इसी बिल में इसके साथ साथ क्या था कि जो भारतीय कुप्रथाएं थी जैसे सती प्रथा थी या विधवा पुनर्विवाह था, इन जो सती प्रथा थी उसको अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। जिससे क्या हुआ कि जो रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी परंपरा के जो लोग थे, उनके मन में अंग्रेजों के प्रति एक तीव्र क्या हो गया, विद्रोह उत्पन्न हो गया। उसके बाद ही क्या होता था कि 1856 के बाद में लॉर्ड कैनिंग ने एक और बिल पास किया था। उस बिल का नाम था दी जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या था कि भारतीय जो सैनिक थे उनको युद्ध के लिए समुद्र पार जाना पड़ता था। तो भारतीय जो लोग थे वो समुद्र पार जाने में अपने आप में पाप समझते थे। वो समझते थे कि भाई हमारा जो धर्म है वो क्या हो जाएगा, इससे भ्रष्ट हो जाएगा, हम दूसरे देशों में या समुद्र पार जाकर हम युद्ध नहीं लड़ सकते। तो इससे क्या होता है कि भारतीय जो सैनिक है उनमें विद्रोह की भावना ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। जो सैनिक थे वो भी वर्दीधारी किसान ही थे, वो किसानों से ही आने वाले लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उनको ज्वाइन किया था। फिर क्या आता है कि कुछ सैनिक कारण भी अपन देखेंगे। सैनिक कारण उन सैनिक कारणों में क्या था कि 1857 में क्या था, 1857 में क्या था कि एक नई राइफल लाई गई थी, ब्राउन बेस को बंद करके ब्राउन बेस राइफल को बंद कर एनफील्ड राइफल भारतीय सैनिकों को दी गई, जिसमें एक भ्रांति उन सैनिकों में फैली कि जो इनमें लगने वाला जो कारतूस है उस कारतूस पे क्या था कि गाय और सूअर की चमड़ी चढ़ाई जाती थी, जिससे बंदूक में कारतूस डालने से पहले क्या होता था कि उस जो चमड़ी है या जो लेप है उस लेप को मुंह से हटाना पड़ता था। जिससे ये क्या कहते थे, ये भारतीय सैनिक ये समझते थे कि गाय जो हिंदुओं की पवित्र है और जो सूअर है वो मुसलमानों का पवित्र है, इससे हमारा क्या हो जाएगा, तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इन सब कारणों से क्या होता है कि सैनिकों में भी एक विद्रोह की भावना जागृत होती है। फिर जो इसकी जो रूपरेखा है इस स्वतंत्रता संग्राम की, ये रूपरेखा एक ये तात्कालिक कारणों से उत्पन्न नहीं हुई थी, ये एक पूर्व नियोजित एक प्लान था। इसमें जो नाना साहब है, इसमें नाना साहब के जो निकट संबंधी है, उन संबंधी का नाम है अजीमुल्ला खां और सतारा, जिसको 1848 में अंग्रेजों ने अधिग्रहण कर लिया था। उस 1848 में सतारा का जो शासक था राणोली बापू, जो मैंने आपको पहले बताया था, अजीमुल्ला खां और राणोली बापू मिलकर क्या करते हैं, इस 1857 की क्रांति की जो एक रूपरेखा है वो तय करते हैं
और नाना साहब को बताकर 31 मई 1857 का दिन तय करते हैं। तो ये सब होने के पश्चात उन्होंने ये देखा कि भाई ये जो हमने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को आगे से आगे प्रसार कैसे किया जाए ताकि अंग्रेजों को भी पता न चले और हमारा भी काम हो जाए। तो इन्होंने प्रतीक के रूप में 2 चिन्ह अपनाए। प्रतीक के रूप में कितने चिन्ह अपनाए? 2। एक प्रतीक था रोटी और दूसरा था कमल का फूल। कमल का फूल। इस रोटी का तात्पर्य यह था कि एक गांव से दूसरे गांव तक सूचना का प्रसारण इस रोटी के माध्यम से किया जाता था। कमल के फूल का जो प्रयोग था वो सैनिक टुकड़ियों में सूचना प्रसारण का कार्य करता था। तो रोटी और कमल का फूल ये प्रतीक के रूप में अपनाया। तो इसके बाद क्या होता है कि कौन सी ऐसी घटना हुई जिससे ये 1857 की क्रांति तय समय से पहले ही हो गई। तय समय कितना था? तो 31 मई 1857। जबकि ये जो घटना है वो कब घटित हो गई? 10 मई 1857 को। तो होता क्या है कि बंगाल में एक छावनी है, बैरकपुर की छावनी। बैरकपुर की छावनी। बैरकपुर की छावनी में 2 टुकड़ियां थी। एक तो थी 19वीं बटालियन और दूसरी थी 34वीं बटालियन या नेटिव इन्फेंट्री बटालियन। जैसे आज के समय में सिख रेजिमेंट है, गोरखा है, राजपूताना है, जाट रेजिमेंट है। उस समय क्या था कि उनको संख्या के आधार पे डिवाइड किया गया था। तो बैरकपुर छावनी जो बंगाल में थी उनको उसमें 2 सैनिक टुकड़ियां कार्यरत थी। एक तो थी 19वीं और दूसरी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो क्या होता है कि इसमें एक सैनिक थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे क्या करता है कि जो 1856 में जो कैनिंग ने ब्राउन बेस के स्थान पे एनफील्ड राइफल जो लागू करी थी, उनमें धारणा ये थे कि उनमें जो कारतूस था उस कारतूस पे गाय और सूअर की चमड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो ये बात मंगल पांडे को पता चल गई और मंगल पांडे ने क्या किया कि इन कारतूसों के प्रयोग से क्या कर दिया? मना कर दिया। और वहां पे 2 अंग्रेज सैनिक थे। एक तो था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरा था जनरल ह्यूसन। इन दोनों की हत्या कर देता है मंगल पांडे। कब? 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो उस छावनी में अंग्रेज अधिकारी कार्यरत थे, लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन, इनकी हत्या कर देता है, जिसके आरोप में 8 अप्रैल 1857 को क्या होता है कि मंगल पांडे को क्या कर दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। इस घटना से भारतीय क्रांतिकारियों में इतना एक द्वेष फैल गया ज़्यादा कि ये जो 1857 की क्रांति होनी 31 मई को थी, जबकि ये घटित हो जाती है 10 मई को। तो 10 मई 1857
कि जो क्रांति का जो उद्घोष होता है वो होता है मेरठ छावनी से। कहाँ से होता है? मेरठ छावनी से। यहाँ से शुरू होकर ये पूरे भारत में क्या हो जाती है? फैल जाती है। और 12 मई, कब? 12 मई को ये जो क्रांतिकारी हैं, कब? 12 मई 1857 को ये क्रांतिकारी कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली। और दिल्ली पे कब्जा करके ये बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लेते हैं। तो दिल्ली पे इन क्रांतिकारियों का कब्जा जो होता है वो 12 मई 1857 को हो जाता है और बहादुर शाह जफर को ये क्या कर देते हैं? अपना नेता चुन लेते हैं। अब क्या होता है कि देश में 1857 की क्रांति तो 10 मई 1857 को शुरू हो गई थी और उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। परंतु अन्य स्थानों पर इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता कौन कौन था? तो इसको अपन एक मैप की सहायता से देखेंगे। तो सबसे पहले जो शुरू होती है वो तो होती है मेरठ छावनी से, परंतु अन्य जगहों पे अपन देखें तो लखनऊ। कहाँ से? लखनऊ। और लखनऊ में शुरू होती है 4 जून को, 4 जून 1857 को। लखनऊ से जो इन क्रांतिकारियों की जो नेतृत्व करता थी वो थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। और यहाँ पे जो एक अंग्रेज अधिकारी था हेनरी लॉरेंस, कौन था? हेनरी लॉरेंस की इन क्रांतिकारियों ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसके बाद में आते हैं कानपुर। कानपुर यहाँ शुरू होती है 5 जून को। कानपुर में कब होती है? 5 जून को। यहाँ पे क्या होता है कि नाना साहब कानपुर पे अधिकार करके अपने आप को पेशवा घोषित कर लेते हैं। और यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी था वो था कैंपबेल। इसके बाद में क्या होता है? तो बिहार में अपन देखें, कहाँ? बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व था कुंवर सिंह। कौन था? कुंवर सिंह। उसके बाद में अपन झांसी में देखें, कहाँ? झांसी में। तो झांसी में जो नेतृत्व करता थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। और इनके सहयोगी थे तात्या टोपे। तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी था जनरल ह्यूरोज। ये जनरल ह्यूरोज क्या करता है कि लक्ष्मीबाई को पराजित कर देता है। और तात्या टोपे क्या होता है कि यहाँ से भागकर कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। वहाँ पे इनका एक सहयोगी था मान सिंह। कौन था? मान सिंह क्या करता है कि इनके साथ में विश्वासघात कर लेता है और अंग्रेजों को बता देता है कि ये कहाँ पे है। और इसको गिरफ्तार करने के बाद में कब? 18 अप्रैल 1859 को क्या देते हैं? इसको फांसी पे चढ़ा देते हैं। फांसी पर चढ़ा देते हैं। अब क्या होता है कि इन सभी जगहों पे क्या होता है कि धीरे धीरे ये क्रांतिकारी अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कुछ भारतीय रियासतें या कुछ क्षेत्रों ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, न कि क्रांतिकारियों का, जिनमें आपका बंगाल, पंजाब, दक्षिण भारत। पंजाब के सिखों ने किसका सहयोग किया था? तो क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। ऐसे कहते हैं कि अगर सिखों ने
ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी या ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर सहयोग नहीं करती तो जो 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसी समय 1857 में ही अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल फेंकते। परंतु सिखों ने क्या किया था कि अंग्रेजों का सहयोग किया था, जिससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो पुनः एक बार फिर से स्थापित होने में अपना सहयोग सिखों ने किया था। इनके साथ साथ बंगाल, पंजाब और दक्षिण भारत के जो सैनिक थे या जो क्रांतिकारी थे या जो अन्य व्यक्ति थे, उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था। साथ ही साथ राजस्थान के जो जितने भी राजपूत शासक थे, उन राजपूत शासकों ने किसका सहयोग किया था? तो अंग्रेजों का सहयोग किया था, जिसमें बीकानेर के गंगा सिंह या जयपुर रियासत के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब अपन आगे देखते हैं कि इन सब होने के बाद ये क्रांति का दमन अंग्रेजों ने किस प्रकार से किया था। तो अब देखेंगे अपन क्रांति का दमन। क्रांति के दमन में क्या था कि कैनिंग क्या करता है, कैनिंग और अंग्रेजी सेनाएं, मतलब जितनी अंग्रेजों के पास में थी उससे अलावा उन्होंने अंग्रेजी सेनाएं क्या कर ली, अंग्रेजी सेनाएं मंगवा ली। और दूसरा क्या किया कि जनरल नील, एक अंग्रेज अधिकारी था जनरल नील क्या करता है कि बनारस और इलाहाबाद में इतने अपने अंग्रेजी सैनिकों से कत्लेआम करवाता है कि वो एक उसका जो एक परिणाम था वो अन्य जो स्थानों पे जो क्रांतिकारी थे उनके सामने एक मिसाल के तौर पे देखने लग गए कि किस प्रकार से अंग्रेज अधिकारी एक अमानवीय कृत्य करने जा रहे हैं और क्रांतिकारियों के साथ साथ आम लोगों को भी वो उनकी हत्या करवाई जा रही है और गांव को लूटा जा रहा है। जिससे क्या होता है कि बाद में धीरे धीरे जो क्रांति थी उन क्रांति का दमन कर दिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर, इन बहादुर शाह जफर को अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं और इनके सामने ही क्या होता है कि इनके पुत्रों की हत्या करवा दी जाती है। और सितंबर 1857 को पुनः अंग्रेज दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो इतना देखने के बाद पूरे भारत में क्रांतिकारियों का दमन अंग्रेजों द्वारा किया गया था। अब इसका परिणाम क्या देखने को मिला, 1857 की क्रांति के परिणाम क्या क्या थे? तो पहला परिणाम ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन संचालित कर रही थी, उनका शासन अब समाप्त करके भारत का जो शासन व्यवस्था थी वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दी थी। तो भारत की जो शासन व्यवस्था अब कौन संभालेगा? ब्रिटिश क्राउन संभालेगा। और साथ साथ जो गवर्नर का जो पद था, उस गवर्नर के पद को समाप्त करके वायसराय का पद सृजित किया गया। और साथ ही साथ भारत सचिव का पद सृजित करके एक 15 सदस्यीय एक विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद का गठन किया गया और एक नया कमीशन गठित किया गया था, पील कमीशन। कौन सा था? पील कमीशन। इस पील कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश करी थी। उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भारतीय सैनिक है, उन सैनिकों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों की जो संख्या है वो ज़्यादा होनी चाहिए। यानी उस अनुपात को बताने का काम
किसने किया था? तो पील कमीशन ने उस अनुपात को अंग्रेजों के सामने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने रखा था। अब ये परिणाम तो देखने को अपने को मिले। इसके बाद क्या होता है कि कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने इस 1857 क्रांति के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे पहला अंग्रेज अधिकारी था टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने कहा कि ये जो 1857 क्रांति है वो बर्बरता और सभ्यता के बीच की क्या है जंग है। उसके बाद में वी.डी. सावरकर इसको सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। इसके बाद में जेम्स आउटड्रम ये इसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा देते हैं। और फिर आता है जेड रॉबर्ट्स। ये इसको वर्ष 57 का विद्रोह मात्र सैनिक विद्रोह है, ये संज्ञा किसने दी थी? तो जेड रॉबर्ट्स। तो आज हमने 1857 क्रांति के बारे में संपूर्ण जानकारी का अध्ययन किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल हिस्ट्री बाय अर्जुन सिद्ध को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।